गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जनवरी 2026 में ही भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भी कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो सही उत्तर होगा ऑपरेशन स्वदेश। तो अभी ईरान में जारी सरकारी विरोधी हिंसक प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भी भारत ने ऑपरेशन स्वदेश कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया। इसी तरह का प्रश्न आएगा तो ऑपरेशन स्वदेश नाम है। इसी तरह के बहुत सारे और भी ऑपरेशन हमने चलाए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा वो सारे ऑपरेशन जिसमें दूसरे देशों से हमने अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाए वो वाले रिवाइज कराऊंगा। देखो, जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति था। युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी था। यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया था। इसराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन अजय चलाया। हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। और भारत के द्वारा चक्रवात दितवा, अच्छा ये दूसरा ऑपरेशन आ गया अभी जो श्रीलंका में दितवा चक्रवात आया था, तो वहां पे मदद के लिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। उसके अलावा ईरान और इसराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। और 2025 में म्यांमार भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक आपदा राहत और बचाव अभियान था ऑपरेशन ब्रह्मा, ये है। ठीक है, और आज जो हमने पढ़ा वो है ऑपरेशन स्वदेश, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया। तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया, इसका नाम है गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। तो इसके जरिए महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद वो ऑनलाइन बेच सके और बड़े बाजारों से जुड़ सके, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब मुख्य उद्देश्य इसका यही है, डिजिटल माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को, उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, जिससे ग्राहकों को प्रमाणिक और स्थानीय उत्पाद मिल सके। तो कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल इसका नाम है। अभी एप्लीकेशन पोर्टल वाला प्रश्न है, तो चलो इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक स्वरेल एप्लीकेशन लॉन्च किया था भारतीय रेलवे ने, मित्र पोर्टल को सेबी ने, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने, भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने, स्कैन पोर्टल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने, एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने, अन्य दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने, सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने, विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, और सुगम एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने, और संकल्प एप्लीकेशन को राष्ट्र जांच एजेंसी ने। यहाँ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारे इधर एप्लीकेशन और पोर्टल के नाम है। किसने लॉन्च किया वो मैंने आपको बता दिया, और इनके काम क्या है वो शॉर्ट पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चाहो तो आप एक बार रीड भी कर सकते हो, या तो वीडियो को पॉज करके, या पीडीएफ आपको डेली मिल ही जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां से भी। ठीक है, और आज जो हमने पढ़ा वो कौन सा पोर्टल था, गृह लक्ष्मी पोर्टल, जिसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास थी, यानी कि जनवरी मंथ का तीसरा हफ्ता, थर्ड वीक का जो वीडियो है, कल ही मैंने बना करके अपलोड कर दिया था शाम को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर से देखिएगा। पिछले हफ्ते में जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उसको हमने वहां पे कवर किया। तो आपका क्विक रिवाइज हो जाएगा पूरा हफ्ता उस एक वीडियो से। तो ये रिवीजन वाले वीडियोस होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं, इनको बिल्कुल से मिस मत करना। और अपने वीकली वाले वीडियो में हम क्या करते हैं आपको पता है, टॉपिक वाइज कवर करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी। जैसे अपॉइंटमेंट वाले आ गए तो सारे अपॉइंटमेंट उस हफ्ते में जो भी है वो हमने कवर कर ली, सबमिट्स आ गई तो उस हफ्ते में जो भी हुई है वो हमने कवर कर ली। इस तरह से टॉपिक वाइज होते हैं, तो उसको जरूर से देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आगे के इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनते रहे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, ये हम सबको पता है। और अभी इसका लोगो और थीम लॉन्च किया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो थीम क्या है, तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इंग्लिश में बोलोगे तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये अब हम सबको पता है कि 2026 में ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है भारत। कौन सा एडिशन है इसका, 18वीं समिट है इसकी, जिसको भारत होस्ट कर रहा है। और भारत ये चौथी बार ब्रिक्स की बैठक को होस्ट कर रहा है। मतलब
ब्रिक्स की बैठक है जो चौथी बार भारत में होगी। इससे पहले 3 बार भारत इसको होस्ट कर चुका है, 2012 में, 2016 में, और 2021 वाला जो सेशन था वो हमने वर्चुअली होस्ट किया था। और अभी ब्रिक्स का लोगो हमने लॉन्च कर दिया है 2026 की बैठक का, जो कि एक क्या है, लोटस है, कमल का फूल है, जो कि हमारा राष्ट्र पुष्प है। और ये जो नया लोगो है ये लोटस की तरह है, आप देख सकते हो इमेज में, और बीच वाला जो सेंटर वाली जो पत्ती है वो इस तरह से शेप दिया हुआ है कि वो नमस्ते कर रहा है, नमस्ते वाला शेप आ रहा है। और ये जो नया लोगो है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है, जिसमें सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के झंडों के रंग इसमें शामिल है। और थीम मैंने आपको बता दी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। आपको बताया लास्ट ईयर जो इसकी बैठक हुई थी, 17वीं नंबर की बैठक हुई थी, 17 नंबर का ब्रिक्स समिट, वो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। बाकी ब्रिक्स की बात करें तो ये शुरुआत में 2001 में इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और ये बन जाता है ब्रिक्स। इसकी जो पहली समिट है वो 2009 में हुई थी, यकिंतबर्ग रशिया में। और 2024 में जो 16वीं बैठक हुई थी वो रशिया में हुई, और 2025 वाली हुई थी ब्राजील में। अब 2026 वाली 18वीं बैठक होगी इसकी भारत में। और 2024 में इसमें 5 सदस्य देश शामिल हुए थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, एक सऊदी अरब भी था, और वैसे तो एक अर्जेंटीना भी था, लेकिन अर्जेंटीना ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था, यहाँ पे सरकार चेंज हुई थी और मना कर दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन सऊदी अरब को ये पता नहीं था कि मेरे को शामिल होना है नहीं होना है, ना तो हाँ बोल रहा है ना ना बोल रहा था। फिर पूरा साल भर खत्म होने में आया तब जाकर के उसने मना कर दिया था। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई कई जगह हो सकता है पढ़ा दिया जाता है कि सऊदी अरब भी इसका मेंबर है, क्योंकि मेरे को कमेंट आते रहते हैं स्टूडेंट्स के कि हमने वहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ा है। तो भाई सऊदी अरब मेंबर नहीं है ना, जहाँ पर भी पढ़ा है तो थोड़ा सा सही से पढ़ो। इतना टाइम हो गया इस बात को, अभी भी अगर वो ये पढ़ा रहे हैं कि सऊदी अरब इसका मेंबर है तो फिर क्या ही मतलब है। तो सऊदी अरब मेंबर नहीं है, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया है। और उसके बाद फिर लेटेस्ट जो मेंबर बना था 2025 में वो इंडोनेशिया था, 10वां मेंबर। और ब्रिक्स समूह का 10वां नया पार्टनर स्टेट कौन सा बना है, ये सारे ऊपर वाले फुल मेंबर कंट्री है, और पार्टनर स्टेट जो बना था वो वियतनाम बना था। उसके अलावा ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन जो 2025 में हुआ था, भारत में हुआ था। उसके अलावा ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे हरवंश चावला, ये पिछले साल के ही करंट अफेयर्स हैं। और ये तो हमने देख ही लिया कि भारत होस्ट कर रहा है इसके 18वें शिखर सम्मेलन को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाया जा रहा है। अच्छा, कौन बना रहा है इसको, एएम ग्रीन कंपनी है, ग्रीन को ग्रुप की ही ये कंपनी है, वो इसको बना रही है। और इस प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, ताकि उद्योगों और शिपिंग के लिए कार्बन न्यूट्रल फ्यूल दिया जा सके, दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर पाए। इस प्लांट की क्षमता होने वाली कैपेसिटी 1.5 मिलियन टन पर ईयर इसमें ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। और लागत आने वाली है इसको बनाने में $10 बिलियन, लगभग 83,000 करोड़ रुपए। कहाँ पर बनेगा याद रखना, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अच्छा, ऐसे ही मैं आपको याद दिला दूं, भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो लक्ष्य है, चलो पहले आप मुझे ये बताओ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये शुरू कब हुआ था, और इसका लक्ष्य है 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। और आपको याद होगा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी थी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अभी दिसंबर 2025 में ही मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला भी रखी थी। और अब जो हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं वो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट जो बनाया जा रहा है भारत में भी कहा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट प्लांट वगैरह संयंत्र हैं, वो न्यूज में थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर पूछते हैं कि भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का अनावरण कहाँ पर किया गया था, तो आंसर होगा केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर खुला, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये खुला गया हरियाणा में। और बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपर्रा गौशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ग्वालियर में।
अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र यानी कि प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री था इंग्लैंड। और भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहां पर बनेगा? पुणे में। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा हिमाचल के दबोटा में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम इसका नाम है, ये कहां पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा इंदौर में। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। टाटा कंपनी और एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है वो कर्नाटक के कोलार जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेगी। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। भारत ने नोएडा में अपनी पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उसके अलावा जापानी कंपनी है TDK कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना में। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। और भी ध्यान रखना, जैसे कि गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? चाइना। 27वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में है। और भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये पंजाब के नांगल नहर में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स न्यूज में थे, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा अमेरिका। पैक्स सिलिका क्या है? पहले तो इसकी बात करें तो आप कह सकते हो अमेरिका के नेतृत्व में ये एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, अलायंस है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। और इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ज्यादातर जो रेयर अर्थ मेटल है वो चाइना के पास है, तो चीन पर निर्भरता कम हो सके इसीलिए इस गठबंधन का निर्माण किया गया। और अभी भारत में जो अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर है सर्जियो गौर, अभी उन्होंने कहा कि भारत को भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। पैक्स का मतलब हो गया शांति और स्थिरता, और सिलिका का मतलब सिलिकॉन हो गया जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनती है। और आज के दौर में आप जानते हो छोटे से छोटे मोबाइल से लेके बड़े से बड़े मिसाइल तक सब कुछ सिलिकॉन बेस्ड जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है उन्हीं पर बेस्ड है। तो ये अलायंस, ये गठबंधन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना है जिस पर दुनिया भरोसा कर सके, जो किसी एक देश की मर्जी पर निर्भर न हो। मतलब अल्टीमेटली चाइना के ऊपर पॉइंट करके कहा गया है। इसमें जो लास्ट मेंबर बना था वो कतर था, और जो अब अगला मेंबर होगा वो भारत होगा। आपको इसी तरह का एक पॉइंट में याद दिलाऊं, 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाला ही एक गठबंधन था, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, खनिज सुरक्षा साझेदारी, जिसमें शामिल होने वाला भारत 14वें नंबर का देश बना था। अच्छा, आप ध्यान देना, हम तो अमेरिका के इस गठबंधन में, इस अलायंस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था आपने कि हमारा एक गठबंधन है उससे अमेरिका बाहर हो गया। वैसे तो बहुत सारे संगठनों से ये बाहर हो गया, लेकिन हमारा वाला कौन सा था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर हो गया, पढ़ा था ना। अब यहाँ पे जो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ वो हम पढ़ेंगे कि भारत किन का सदस्य है, किसमें शामिल हुआ, या भारत के पास किसकी अध्यक्षता है। भारत से ही संबंधित मतलब सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अभी भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया था, जिसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। और भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष चुना गया था। और अध्यक्ष बनाया भारत से किसको? वी श्रीनिवास को। और भारत को 3 सालों के लिए 2026, 27, 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे आप इकोसॉक कहते हो, इसका सदस्य चुना गया। और भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भी आंसर होगा भारत। और इस संगठन का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। उसके अलावा भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था।
और भारत को पहली बार इस आयोग का अध्यक्ष चुना गया। उसके अलावा अभी भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे आइला बोलते हैं इंग्लिश में, इसका उपाध्यक्ष भी चुना गया था और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। ठीक है, तो ये भारत से ही देखो जुड़े हुए सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुजॉय पॉल को। तो अभी कोलकाता हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बन गए हैं सुजॉय पॉल। उन्होंने टीएस शिव ज्ञानम का स्थान लिया, जो कि अभी रिटायर्ड हो गए। और आपको पता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट है, जो नियुक्त है, वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 217। और उनको शपथ दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 219। पहले हाईकोर्ट से कुछ स्टैटिक प्रश्न देख ले, फिर करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। टोटल हाईकोर्ट हमारे पास 25 है। 25वां नवीनतम कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की जो पहली महिला जज है वो है अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से थी। हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बोलोगे तो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और ये मैंने आपको बता ही दिया। और देखो ये हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बना रांची में। अब करंट अफेयर्स वाले प्रश्न आ गए। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है। मलयालम भाषा में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। केरल के वायनाड जिले के कल्लपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया था? केरल के वायनाड जिले में ही। और अभी जनवरी में ही हमने ये 3-4 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस देख लिए हैं। जैसे पटना हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू, केरल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सोमेन सेन, मेघालय हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद सोनाक, और अभी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी देखे थे मोहम्मद मुश्ताक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? तो आंसर होगा गाय। गाय की ही ये नस्लें हैं। तो अभी करण फ्राइज और वृंदावनी ये भारत की दो नई उच्च दूध देने वाली सिंथेटिक गायों की नस्लें हैं। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्हें हाल ही में पंजीकृत रजिस्टर्ड किया गया है। और ये जो गाय की नस्लें हैं, जो देशी गायें होती हैं उनकी तुलना में डबल दूध देती है। ये जो करण फ्राइज है, इसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में है उसने तैयार किया है। इसे थारपारकर गाय और हॉलिस्टीन बेल के क्रॉस से तैयार किया गया है। जबकि वृंदावनी इसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली में है उसने तैयार किया। और ये जर्सी, हॉलिस्टीन और स्वदेशी हरियाणवी नस्लों का मिश्रण है। अच्छा, इन्हें बनाने का और इन्हें पंजीकृत करने का उद्देश्य क्या है? दूध की बढ़ती मांग को पूरा करना और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना। अच्छा, इन दो गायों के अलावा राजस्थान की अविशान भेड़ को भी अभी पंजीकृत किया गया। इसे तैयार किया था टोंक जिले में जो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है उसने। तो ये जो अविशान भेड़ है ये ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है और ज्यादा ऊन दे सकती है। और अभी इन तीनों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है। मतलब इंसान भी आप देख रहे हो गजब का आदमी है, अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को बना लेता है। वो नेचर ने जो दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही ना, इंसान को कम पड़ रही है, तो इंसान फिर जोड़ तोड़ करके अपनी हिसाब से कुछ भी बना लेता है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर जाता है, प्रकृति को उल्टा पुल्टा कर देता है। अब गाय की नई नस्ल बना ली जो डबल दूध देगी, ज्यादा दूध देगी, ताकि इंसानों की खपत पूरी हो सके। खतरनाक है भाई। चलो दो प्रश्न आपसे पूछता हूँ। अभी एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी पिछले साल दिसंबर में ही, तो उसमें बताया था दूध के मामले में भारत कौन से स्थान पर है और ऊन उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर दो आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू जो है वो पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौट आया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण स्पेस एक्स के सहयोग से धरती पर लौटा है।
जिसमें क्रू 11 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री एक स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल है उसमें प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरे हैं। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 सालों के इतिहास में पहली बार था जब किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो मिशन चल रहा था उसको बीच में छोड़ा गया और वापस लौट करके ये धरती पर आ गए ताकि सही से इलाज हो सके उसका, जो भी एस्ट्रोनॉट बीमार हुआ है। तो याद रखना, नासा ने स्पेस एक्स की मदद से ये आपातकालीन निकासी करवाई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक विशाल मानव युक्त उपग्रह आप कह सकते हो, जो कि अंतरिक्ष में एक घर के रूप में काम करता है। ये प्रयोगशाला के रूप में या कारखाने के रूप में ये काम करता है। ये किसी एक देश का नहीं है, बल्कि 3-4 समृद्ध देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा, इन सब ने मिलकर के इसको तैयार किया था। और अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि नासा ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन ये जारी रहेगा 2030 तक, फिर 2031 के शुरुआत में हम इसे खत्म कर देंगे, प्रशांत महासागर में गिरा करके इसको खत्म कर देंगे। ये नासा ने कहा था और ये एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अच्छा, मुझे ये बताओ किस देश के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है अभी वर्तमान में? तो आंसर होगा चाइना के पास, और उसके स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। वैसे भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, लक्ष्य है 2035 का, और हम 2040 तक चांद पर इंसान को भेजेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया? तो आंसर होगा मलेशिया। तो अभी ADMM प्लस EWG की 16वीं बैठक हुई 14 से 16 तक, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और भारत ने मलेशिया के साथ इसकी अध्यक्षता की। ADMM का मतलब हो गया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, प्लस EWG का मतलब हो गया एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप। मतलब इसमें जो आसियान मेंबर्स हैं और जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, संवाद भागीदार हैं, उनके बीच ये बैठक हुई। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद का विरोध करना। आपको बता दूं, इसकी जो पहली बैठक हुई थी 2010 में हुई थी हनोई वियतनाम में। और वैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत है ना वो आसियान का मेंबर नहीं है, पर भारत 1992 में आसियान का संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर बना था। और 2024 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता भारत और मलेशिया को ही सौंपी गई है। इसमें 2026 में तो टेबल टॉप जो एक्सरसाइज होगा वो मलेशिया में होगा, और जो फील्ड एक्सरसाइज है वो 2027 में भारत में होगा इनका। अच्छा, यहाँ पे आसियान की बात हो रही है, तो आसियान के बारे में बात करते हैं आज। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। इसका नवीनतम जो मेंबर है वो तिमोर लेस्टे बना था 11वें नंबर का। इसकी जो 2024 में बैठक हुई थी आसियान बैठक, वो लाओस वियंताने में हुई थी, और 2025 वाली बैठक मलेशिया में। इसका जो मोटो होता है वो होता है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। और आसियान का उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। अभी जो पिछले साल 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन है वो हुआ था गोवा में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता ये चेन्नई में हुई थी। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी है इंटरसेक 2026, जिसका आयोजन अभी 12 से 14 जनवरी 2026 तक हुआ दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और इस बार ये इस प्रदर्शनी का 27वां संस्करण था। और दुबई से ही मैं आपको याद दिला दूं, 12वां जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था ना 2025 में, हुआ था दुबई में ही। और भारत 2024 में किस शहर में FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? तो भी आंसर होगा दुबई। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट दुबई है। दुबई ने ही दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की। कौन सा IIT दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा? IIT मद्रास। वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया दुबई ने। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 हुआ दुबई में। और किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया था? तो आंसर होगा दुबई एयरपोर्ट। ठीक है, तो इन सब कारण से दुबई न्यूज में है, ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारी करंट लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क कहां पर स्थापित होगा? चेन्नई। फिर पूछा,
किसे नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ को। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया कोच्चि में। स्पितुक स्तर फेस्टिवल मनाया गया लद्दाख। भारत का 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए आर्यन वार्ष्णे दिल्ली से। भारत का आईपीओ की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला स्थान। यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने शया मोहसिन जिंदानी। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया एमएस धोनी को। और वेनेजुएला की विपक्षी जो नेता है मारिया कोरिना मचाडो, इन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया या किसे दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप। और आखिरी प्रश्न था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 151 बार। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर होगा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।